जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी, जन्मी जहाँ कला, मेरा भारत तो भारत है जिसके पीछे ये संसार चला। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में। 31 अक्टूबर 2015 भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यक्रम हमारे भारतीय नागरिकों के लिए समर्पित किया था। ये कार्यक्रम हमें अनेकता में एकता ढूंढते हुए कैसे देश को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ स्थान पर ले जाया जाए उसी की परिकल्पना रखता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय है इतिहास, विविधता एवं राष्ट्रीय एकता, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है राज्य के विशिष्ट संगीतकार, गीतकार एवं गायक श्री विकास रॉय देबबर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये तो हमें पता है कि हमारा जो देश है ये भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। तो हमारा देश में अलग अलग जातियाँ, अलग अलग सा भाषाएं, अलग अलग जन समुदाय बहुत सारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा किसी देश में इतना विविधता है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा यूरोप या पश्चिम का दूसरा कोई देश के तरफ थोड़ा देखें, थोड़ा झांकें, तो ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादातर देश वहाँ 2 या 3 जाति समूहों से बटा हुआ है। लेकिन हमारा भारतवर्ष में देखो, मुझे जितना जानकारी है, लैंग्वेजेस है 600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, रिटन एंड अनरिटन। तो हम लोगों का जो 8th शेड्यूल जो है उसमें ही 22 लैंग्वेजेस है। पहले 14 था, तो बाद में और 8 लैंग्वेजेस जुड़ गया। तो 8th शेड्यूल का बाहर में और कितने सारे लैंग्वेजेस रह गया है। तो इससे पता चलता है कितना विविधता हम लोगों का ये इस देश में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कंसेप्ट जो लेके आए हैं, हाँ ये ज़रूर है, ये ज़रूरी है कि इतना विविधता जो है हमारा देश में, उसको एक धागा से उसको बांधने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या क्या कमियां हैं। हम लोग को स्वतंत्रता मिले तो बहुत हो गया, 75 इयर्स हो गया। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आफ्टर 75 इयर्स अभी भी भारत का हर कोने का लोग, भारत का हर कोने का जन समुदाय को लेकर इतना इन्फॉर्मेशन उन लोग को नहीं मिल रहा है। आप केरल पे जाइए, उन लोगों को पूछिए कि ये सिक्किम कहाँ है, कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे।
तो ऐसा नागालैंड के बारे में अगर आप राजस्थान में जाके पूछेंगे तो गांव का आदमी तो कह नहीं पाएंगे। तो किस लिए ऐसा हुआ? यो इसलिए हुआ है कि हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम का शुरुआत जहाँ से होता है एलिमेंट्री लेवल से, वो एलिमेंट्री लेवल से ही छात्रों को पूरे भारतवर्ष के जो विविधता है, इतना सारे स्टेट्स है, इतना सारे जन समुदाय है, इतना सारे कल्चर है, तो ये सब थ्रू स्कूल करिकुलम उन लोगों को, छात्रों को सिखाना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है कि एलिमेंट्री लेवल से ही छात्रों को, पूरा देश का छात्रों को, पूरा देश का अलग अलग हिस्से की ज्ञान देना चाहिए। अगर वो ज्ञान हम लोग शुरू से दे के आते थे तो आज ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन का कोई गुंजाइश ही नहीं होता था। तो फिर भी शुरुआत तो किसी ना किसी टाइम पे होना चाहिए। ये शुरुआत हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशनसीब की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर कोने का लोग एक दूसरे को जानना चाहिए। नागालैंड का लोग, वो केरल का जो संस्कृति है, वहाँ का खान पान जो है, वहाँ का लोगों का जो सोच है, उन लोगों को वाकिफ होना चाहिए। वाइस वर्सा मिजोरम में जो लोग हैं, उन लोगों को भी जानकारी होना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या सोचते हैं लोग, क्या खाना खाते हैं, उन लोग का रहन सहन कैसा है। तो हर कोई स्टेट का जो जन समुदाय है, वो दूसरा हर कोई स्टेट का बारे में उन लोगों को जानकारी रहना चाहिए, वाकिफ रहना चाहिए। तो इसलिए जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन के जरिए जो क्या कहते हैं उसको, जो कार्यक्रम जो अपनाया गया कि कल्चरल एक्सचेंज और स्टूडेंट एक्सचेंज भी होता है, ये तो ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिहार से कुछ स्टूडेंट यहाँ आए, यहाँ पढ़ें, यहाँ पे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज भी है यहाँ। तो अगर वो यहाँ 3-4 वर्ष रुके तो त्रिपुरा का बारे में बहुत सारे जानकारी उन लोगों को मिल जाएगा। नॉट ओनली द क्लासरूम में जो मिलेगा उसका बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आउटसाइड द क्लासरूम उन लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलेगा। यहाँ का लोगों से उन लोगों का जान पहचान भी होगा, एक नाता भी जुड़ जाएगा। तो वाइस वर्सा यहाँ का जो स्टूडेंट्स अगर वो बिहार में जाए, वहाँ पे 3-4 बरस रुक के वहाँ उन लोगों का पढ़ाई की अगर करें तो उन लोगों को भी बिहार का बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। वहाँ से उन लोगों का जो वो है ना, कोस्ट में उन लोगों का जो क्लासमेट रहेगा, उन लोगों से उनके दोस्ती भी बन जाएगा। तो ये रिलेशनशिप बनना चाहिए, और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य। वही हम लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत वहाँ पे जाके वी कैन रीच देयर। ज़रूर। और उसी के साथ आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा है कि हमारा जो स्कूलिंग है एलिमेंट्री लेवल से हर एक प्रदेश के हर एक राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य के बारे में जानना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं
ये कहना चाहूँगी कि जो ये हमारा भारतीय इतिहास है वो ना केवल भारत के विकास पर बल्कि पूरे विश्व के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव रखता है, क्योंकि हमने ही जीरो का आविष्कार किया है। हाँ, ये तो सच है। हमने ही दशमलव का भी आविष्कार हाँ, किया ये तो है। सच है। ये तो उसके चलते युवाओं के बीच ये कार्यक्रम किस तरह इतिहास को जानने की क्षमता को बढ़ावा देता है। हाँ, वहाँ भी कुछ क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है कि हम लोग अभी जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी थोड़ा क्या कहते हैं तो थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इतिहास हम लोग अभी स्कूल करिकुलम में जो पढ़ते हैं वो एक पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। तो हर किसी देश का उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि फॉर 200 years वी हैड बीन रूल्ड बाय द फॉरेन कंट्री। अंग्रेज़ों ने राज किया था यहाँ 200 बरस। तो ऐसा हुआ कि अभी का जो स्कूलिंग सिस्टम है हम लोगों का, ये स्कूलिंग सिस्टम भी वेस्टर्नाइज्ड जो वो है कंसेप्ट है उसी से ही बनाया हुआ है। तो हम लोगों का पहला का जो स्कूलिंग सिस्टम था वो तो दूसरा था। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज यहाँ आने के पहले हम लोग अनपढ़ थे, नहीं, शिक्षित नहीं थे, यहाँ पे कोई ज्ञान चर्चा नहीं होता था, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। गुरुकुल थे तब, हम लोग के यहाँ गुरुकुल था। तो जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम भी उस देश का जो बनावट है उसी का हिसाब से बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव जहाँ पे लाना ज़रूरी है वो लाना ज़रूरी है। और एक चीज़ है कि अभी तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत these are developing in a very fast pace। तो उसका साथ हम लोग को मिल के चलना पड़ेगा, वो भी सोच में रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यूएसए हो या यूरोपियन कंट्री हो, वहाँ पे जो बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ा बड़ा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज्ञान चर्चा का बड़ा बड़ा जो क्या कहते हैं उसको इंस्टीट्यूशंस है, प्रतिष्ठान है, वहाँ उस सब जगह में आप देखेंगे कि भारतवर्ष का बहुत सारे लोग वहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड रैंकिंग में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। जबकि पूरे दुनिया भर में बड़े बड़े संस्थाओं में हमारे ही लोग हैं, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, जो भी हो। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज में, अगर आप सिलिकॉन वैली का बात सोचिए, नासा का बात सोचिए, या दूसरा ऐसा बड़ा बड़ा कोई जो भी हो, आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन हिस्टोरियंस, they are working there। तो इतना बड़ा आदमी क्यों छोड़ के जा रहे हैं?
ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का यहाँ एकोमोडेट करने के लिए जो माहौल हमें बनाना चाहिए, होगा कि वो माहौल हम लोग नहीं बना पाए, इसलिए जा रहा है। तो वही प्रचेष्टा क्या हाँ। रहेगी कि इस कार्यक्रम के दौरान हमारे राज्यों का इतना ज़्यादा विकास होगा कि बाहर से लोग हमारे देश में आए, हमारे राज्य में आए? बाहर का लोग का ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का आदमी, हमारा खुद का लोग जो छोड़ के गए हैं, उन लोगों का वापस आने से ही चलेगा। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम पहले भी आप जब बात कर रहे थे, आपने कहा है कि जैसे हमारे राज्य के साथ बिहार को रखा गया है, हाँ। ऐसे हर एक राज्य के साथ भिन्न राज्य को रखा गया है ताकि संस्कृति एवं परंपराओं का आदान प्रदान बना रहे। हाँ। तो ये आदान प्रदान किस तरह हमारे एक भारत जैसे विशालकाय देश को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? देखिए, एक लफ्ज़ है, वो था कि एक बाग में अगर एक ही तरह का फूल खिलते हैं तो वो बाग नहीं है। बिल्कुल। वो गुलदस्ता अच्छा गुलदस्ता कब बनते हैं? बहुत सारे किस्म के फूल आप इकट्ठा करें और उसको अच्छा से सजाएं तो वो बहुत बढ़िया गुलदस्ता बनेगा। तो हम लोगों का जो इतना जो सारे स्टेट्स हैं, वो हर कोई स्टेट को अगर हम लोग एक ही ऊंचाई पर ले जा सकें इन ऑल रेस्पेक्ट, एजुकेशन हो, आपका हेल्थ कंडीशन हो, कनेक्टिविटी हो, जो भी हो, तो हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएंगे। लेकिन जितना स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं, अगर उसमें डेवलपमेंट का नज़रिया से कोई डिस्पेरिटी अगर हो, जो अभी तक है, अगर वो डिस्पेरिटी रहेगा तो कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत तो नहीं बन पाएगा। तो उसे हटाने के लिए जो जो काम करना चाहिए, जो कार्यक्रम लेना चाहिए, अपनाना चाहिए, वो अपनाना चाहिए, वो लेना पड़ेगा। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप संगीत के मामले में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और काफ़ी अरसे तक आप संगीत चर्चा में विलीन हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत या कोई और कला के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस तरह हमारे समाज को आगे बढ़ा रहा है? हाँ, ये तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप। देखिए, ये त्रिपुरा तो बहुत छोटा सा स्टेट है, इट्स वन ऑफ द 7 सिस्टर्स। तो साइज जितना भी हो, यहाँ का आबादी जितना भी कम हो, संगीत का जगत में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आपको पता होगा कि आली अकबर खां का पिताजी, उनका पिताजी उस्ताद अलाउद्दीन खां, वो भी कुछ दिन के लिए त्रिपुरा का जो रॉयल कोर्ट है उससे उनका एक संबंध रहा था। ठाकुर अनिल कृष्ण, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, मुझे पता नहीं आज का पीढ़ी का, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, इतिहास को हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस्ताद अलाउद्दीन के साथ ठाकुर अनिल कृष्ण, उन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था।
तो उसको लेकर भी कुछ किताबें लिखे गए हैं। और मुझे जितना तक याद है कि 7-8 साल पहले एक वो भी हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री बना था, वहाँ पे भी मैं सुरकार के रूप में काम किया था। तो इसके अलावा जदू भट्ट यहाँ पे थे, सचिन देव बर्मन, R.D. बर्मन बहुत मशहूर, हाँ बहुत मशहूर सुरकार है। H.D. बर्मन साहब को तो सूर सम्राट नाम से उनको जाना जाता था। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं त्रिपुरा में जो क्लासिकल म्यूजिक लेके या फोक म्यूजिक लेके काम कर रहे हैं। मैं भी उसी में एक हूँ, मेरा भी थोड़ा सा वो है। तो अभी तो हम लोगों को थोड़ा मौका मिल रहा है कि यहाँ का जो फोक म्यूज़िक है वो फोक म्यूज़िक को हम लोगों का देश का अलग अलग हिस्से में ले जाके प्रमोट करने का मौका वो मिल रहा है थ्रू द प्रोग्राम ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है। तो ऐसा कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द प्रोविंसेस, बिटवीन द पॉपुलेस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग अलग अलग सा रह जाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, एक का साथ दूसरा जोड़ नहीं पाएंगे। जी, कहा जाता है कि भारत वही देश है जहां शंख की ध्वनि और आज़ान का गूंज इस बात का प्रमाण देती है कि अगर दुनिया पर कहीं पर भी अनेकता में एकता का प्रवास होता है तो वो भारत ही है। हाँ, जरूर जरूर। तो उस मुताबिक हमारे इतने सारे राज्यों में बसे भारतीय नागरिकों के बीच जो सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय भेदभाव या अंतर थोड़ा सा भी जो कुछ भी बचा हुआ है उसको क्या ये कार्यक्रम दूर कर सकता है? हाँ, मुझे तो उम्मीद है कि अगर इस कार्यक्रम को हम लोग अच्छा से वो करें, क्या कहते हैं उसको, लागू करें, तो वो एकता का जो भाव है वो हम लोग ला सकेंगे। जी बिल्कुल। और उसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी पीढ़ी आजकल अक्सर हम सुनते हैं हमारी पीढ़ी को असहिष्णु एवं असंवेदनशील कहा जाता है। तो क्या ये कार्यक्रम हमारी पीढ़ी को दूसरे राज्य, दूसरे धर्म, दूसरे परंपराओं के प्रति सम्मान करना सिखा सकता है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि वो ये जो इंटॉलरेंस का माहौल अभी छा गया, ऐसा जो कहते हैं, जितना सुनाई देता है या जितना कहा जाता है उतना तो नहीं है, उतना तो नहीं है। तो ये जो असहिष्णुता का जो माहौल कब तैयारी होता है? जब फिनेंशियल इनसिक्योरिटी जब आता है तभी ये सब पैदा होता है। तो इससे उभरने के लिए फिनेंशियल इनसिक्योरिटी जो अभी हमारा देश में हो रहा है इसको घटाना पड़ेगा। फिनेंशियली वी शैल हैव टू डेवलप आवरसेल्फ। हम लोग का जीडीपी घट गया तो उसको फिर ट्रैक में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो बहुत सारे कारण भी है, ये कोविड भी एक कारण है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप पड़ गया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ठप पड़ गया है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत चल रहा है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से तो काम नहीं चलेगा। तो हमें उम्मीद है कि
ये भारतवर्ष का तो इतिहास बहुत पुराना है, 4-5 हज़ार बरस का ये इतिहास है। तो इसका पहले भी बहुत सारे ऐसे आफत आए हुए हैं और हम उनसे उभर के भी आए उभर के भी आए हैं। तो दैट्स वाई मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जी बिल्कुल। और साथ में मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम लोग 200 साल हमें ऑलरेडी हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन करके गए हैं। फिर भी अगर हम आज इस मुताबिक पहुंच पाए हैं, इनफैक्ट कुछ सालों में हम ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ने की क्षमता रखते हैं। कई सारे विकास के क्षेत्र में हम इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े विकसित देश को भी पीछे छोड़ने की ये काबिलियत है, हमें है। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जैसे हम अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, हम एक उत्तर पूर्वांचल के एक छोटे से राज्य से होने के कारण हमारे ही राज्य के बारे में हमारे ही देश के लोगों को उतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं होता। तो ये कार्यक्रम किस तरह लोगों के बीच, हमारे ही देश के दूसरे राज्यों के बीच, हमारे राज्य वो तो के मैं बारे पहले में ही कह चुका हूँ कि स्कूल करिकुलम में ये लाना चाहिए। स्कूल करिकुलम में वो आपका जो एलिमेंट्री लेवल है ना, क्लास 5 तक, वहीं से ही शुरू करना चाहिए। जी। और क्या ये कार्यक्रम, जैसे हम इसका दावा रखते हैं कि ये कार्यक्रम भारत को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ स्थान पर लेकर जाएगा, क्या इसके साथ साथ त्रिपुरा को भी विश्व स्तर पर प्रकाश पे ला पाएगा ये कार्यक्रम? जरूर। हम लोग अगर ठीक से लड़ते रहें तो कर सकेंगे। जी। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा है कि कोविड के दौरान हमारे देश में थोड़ा बहुत आर्थिक तंगी का माहौल बना है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, आपने भी जैसे कहा है कि ये जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं तौर से आर्थिक तंगी को भी हमारे उभर के आने के लिए और भी मदद मदद करेगा, सहायता करेगा। एक चीज़ मैं कहूँगा आपको कि ये हम लोगों का सब लोग अगर इकट्ठा होके काम करना शुरू करें तो हम लोग उभर पाएंगे। जी। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक श्रेष्ठ भारत को लेकर आप क्या सपने बुनते हैं? हाँ, मेरा सपना है कि सिर्फ वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, हर किसी जो यार्डस्टिक है, सभी यार्डस्टिक से ये भारत पूरा विश्व में एक नंबर जगह में आना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो अच्छा होगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कितना पीछे पड़ा हुआ है। नेपाल देखिए, छोटा सा देश है। अगर आप उन लोगों का इकोनॉमी के साथ हम लोगों का इकोनॉमी को तो आप तुलना भी नहीं कर सकते, तुलना भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन लोगों का हैप्पी इंडेक्स का जो पोजीशन है वो उन लोग का बेटर पोजीशन में है। भूटान भी ऐसी है। तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि संसाधन जितना भी हो उस संसाधन को किसी एक देश का लोगों ने किस नज़रिए से देखता है और कैसे
उससे 100% क्या कहते हैं उसको, यूटिलाइज करता है। उसी का पर ये तय होता है कि उन लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप एक श्रेष्ठ भारत को एक बहुत खुश भारत देखना चाहते हाँ, हैं। बहुत खुश भारत देखना चाहते हैं। वहाँ कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका मन में खुशहाली होना चाहिए। जी जो भी हो, हम लोगों का हाथ में जो भी हो, उसी से ही हम लोगों को खुशहाली मिले, ऐसा एक माहौल बनना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में साथ रहने के लिए और हमें कई सारे विषय में मार्गदर्शित करने के लिए। और इसी के साथ आप सभी को अनेक धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा लाई गई ये प्रचेष्टा संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र में सफल रहे, ताकि हम सब भारतीय शान से कह सके, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, मैं भारत देश का रहने वाला हूँ। नमस्कार। नमस्कार।